कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट क्या होता है, डिस्काउंटिंग कैसे करना चाहिए वो समझेंगे। फिर विल टॉक अबाउट फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज यही पैसा अगर मुझे आज मिल जाता तो इस पैसे के पास क्या है, इस पैसे के पास है अर्निंग पोटेंशियल। स्टॉक का भाव ऊपर कब जाता है? जब आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हो, जब आपका बिजनेस ग्रो करता है। ईयर 1 डालते हैं तो ईयर 0 मिलता है, ईयर 6 डालेंगे तो ईयर 5 मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ईयर 5। हेलो नमस्कार, वेलकम टू पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस। मैं हूं कुलदीप शर्मा, आप देख रहे हैं हमारी फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन। आज हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स को कवर कर लिया है। वी आर करेंटली टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड आज हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम फाइनेंशियल मॉडलिंग पर शुरुआत करेंगे, मॉडल्स को बिल्ड करना शुरू करेंगे। ओके, सो टुडेस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। आई बिलीव आप सब अब फेस्टिव मूड से अब ऊपर निकल चुके हैं, राइट? दिवाली आपकी बहुत ही शानदार रही होगी। सो लेट अस नाउ गेट बैक टू वर्क एंड स्टडी। सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट कि आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मेरा थोड़ा सा आवाज़ आज आपको डीम लग सकता है बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर राइट नाउ, पर मेरी एनर्जी में कमी मैं कोशिश करूँगा ना आए। प्रोवाइडेड आई ऑल्सो रिक्वायर यू कि आप अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करें, राइट? एवरीबडी प्लीज पुट योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो कि आप फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग हेल्प फ्रॉम दीज सीरीज। ओके, चलिए, सो इसी के साथ शुरू करते हैं। First, let me talk about what all do we need to understand the concept of valuation. Valuation समझने के लिए मुझे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा TVM क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको मैं एक बार क्विकली टच अपॉन करूंगा बिकॉज इसके बिना वैल्यूएशन समझना इम्पॉसिबल है। ओके, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम, एक बार इसको क्विकली टच अपॉन कर लेंगे। कुछ फॉर्मूलाज अपने को समझने हैं, वो समझ लेते हैं। देन विल बी गेटिंग इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट क्या होता है, डिस्काउंटिंग कैसे करना चाहिए वो समझेंगे। फिर विल टॉक अबाउट फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज जब भी हम कंपनी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो FCFF इज द कैश फ्लो दैट वी आर गोइंग टू यूज, तो ये समझेंगे। एंड देन फाइनली विल बी लुकिंग एट कि एक्चुअल में कंपनी की वैल्यूएशन की कैसे जाती है। ओके, आज का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा वाइटल होने वाला है, स्पेशली फ्रॉम अ फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टैंड पॉइंट। ठीक है, तो इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखें एंड बिल्कुल प्रैक्टिस भी करें। सो अच्छा, प्रैक्टिस कहाँ करनी है, क्या ये मुझे रिपीट करना है? आई थिंक आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इट विल टेक यू टू pw.live। वहाँ पर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग का फ्री कोर्स मिलेगा। जस्ट एनरोल फॉर इट एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड ऑल दीज रिसोर्सेज, ऑल दीज एक्सरसाइजेस फॉर एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, चलिए, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले TVM से शुरू करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इट सिंपली टेल्स यू दैट द वैल्यू ऑफ मनी टुडे एंड द वैल्यू ऑफ मनी इन द फ्यूचर इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। मतलब कोई पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, उसकी आज की वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी, राइट? आज ही आपको अगर 1000 रुपये मिल जाए और वही 1000 रुपये 1 साल बाद मिलते तो उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी? बिकॉज आज अगर मुझे 1000 रुपये मिल जाएंगे तो उसको मैं 1 साल के लिए जब भी मुझे मिलेगा, मान लीजिए 1 साल के बाद मिलेगा, तो 1 साल तक मैं उसको इन्वेस्ट करके रख सकता हूँ। उस पर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, कुछ ब्याज मिल जाएगा, तो 1 साल के बाद वो 1000 से 1100 बन जाएंगे, राइट? तो आज का पैसा तो 1100 हो गया, लेकिन 1 साल बाद अगर मुझे 1000 मिलेंगे तो वो तो 1000 ही रहेंगे। तो दैट इज वाई द वैल्यू of money that you get today is definitely higher than the value of money that you get in the future। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो आइए इसको समझते हैं। कॉन्सेप्चुअली आई बिलीव आप समझ गए हैं, राइट? सो व्हाट आई मीन इज, अगर ये मेरे पास एक टाइमलाइन है, आज मेरे पास कोई पैसे आने थे, राइट? आज मुझे अगर 1000 रुपये मिलते तो इसकी वैल्यू, और यही पैसा अगर मुझे मान लीजिए 1 साल बाद मिल रहा है तो इसकी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। हालांकि कहने को तो दोनों ही 1000 रुपये हैं, पर दिस वैल्यू इज हायर देन दिस वन। मतलब आज जो पैसा आपको मिल रहा है, व्हाट यू गेट टुडे, आज का पैसा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है कल के पैसे से। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि यही पैसा अगर मुझे आज मिल जाता तो इस पैसे के पास क्या है, इस पैसे के पास है अर्निंग पोटेंशियल। ये पैसा और पैसा कमा सकता था, ये और ग्रो हो सकता था, राइट? सो दैट इज व्हाट कुड हैव हैपेंड। तो इस पे आपको और मान लीजिए 10% ब्याज मिल जाएगा, तो ये 1 साल बाद कितना बन जाएगा? ये 1100 बन जाएगा, राइट? तो
आज का पैसा कितना बन गया 1100, और एक साल बाद अगर मुझे 1000 मिलेंगे तो वो कितने होंगे एक साल बाद, वो तो 1000 ही होंगे, राइट। तो डेफिनेटली 1100 इज ग्रेटर देन 1000, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एंड इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो पैसा है, इसको ये अगर मुझे आज ही मिल जाएगा, मान लीजिए ये 1000 रुपये आपको आज मिलते हैं और आज मैं मान लेता हूं कि 100 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का भाव है, तो आज आप कितने लीटर तेल खरीद सकते हैं? आज आप 10 लीटर तेल खरीद सकते हैं, राइट। यही चीज आपको अगर 1000 रुपये एक साल बाद मिलेंगे तो तब हमारा जो पेट्रोल का प्राइस है वो बढ़ चुका होगा, राइट। तो वैसे तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मान लीजिए 120 रुपये लीटर हो गया है, राइट। सो उसमें क्या आपको 10 लीटर का तेल मिल जाएगा उसी 1000 रुपये में? जी नहीं, आपको 9 पॉइंट समथिंग, मतलब कुछ डेसिमल्स में मिलेगा, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना उससे कम मिलेगा। क्यों कम मिला? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या किया? आपके पैसे की वैल्यू को खा गया। इन्फ्लेशन ने क्या किया? आपके पैसे की वैल्यू को कम कर दिया। एक्चुअली में पैसे की वैल्यू कम नहीं हुई है, कमोडिटीज की जो प्राइसिंग है वो बढ़ गई। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपका पैसा अब कमजोर हो गया, आपका पैसा कमजोर हो गया। इन्फ्लेशन आपके पैसे को वीक बना देता है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीवीएम। अब इस चीज को हमको ये समझना है कि हम एक्सेल में इस चीज को कैसे उतारें, ओके। सो उसके लिए हमको कुछ फॉर्मूला समझने होंगे। अब जैसे मेरे सामने क्या गिवन है, मुझे केस 1 की बात करते हैं। मेरे पास यहां पर एक ही कैश फ्लो आने वाला है, एक साल बाद मेरे पास 1,00,000 रुपए आने वाले। क्या आने वाले? 1,00,000 रुपए। मुझे इसको डिस्काउंट करना है 10%। अब ये डिस्काउंट क्या चीज है? डिस्काउंट वो अर्निंग पोटेंशियल की बात हो रही है कि किस रेट से मेरा पैसा ग्रो हो सकता था, ओके। तो ये मेरा डिस्काउंट रेट बन गया कि भाई मैं 10% रिटर्न कमा सकता था। तो ये पैसे मुझे कब मिल रहे हैं? एक साल बाद मिल रहे हैं। तो इसकी आज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्यूचर से पैसा खींच के आज की वैल्यू में लेकर के आ रहा हूं। यहां पे बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। टीवीएम ने बेसिकली मुझे क्या समझाया कि पैसे की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे अलग अलग होती है, इसीलिए हम इन दो अमाउंट्स को प्लस या माइनस करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई पैसा आज मिल रहा है आपको ईयर 0 पे और कोई पैसा मिल रहा है ईयर 1 पे, तो क्या ये दोनों अमाउंट को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये अलग अलग टाइम फ्रेम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर आपको इनके साथ कोई भी ऑपरेशन करना है तो पहले आपको उनको सेम टाइम फ्रेम पे लाना पड़ेगा, सेम लेवल पे लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हैं, ओके। तो अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आज कर रहा हूं, ईयर 0 में कर रहा हूं, और मुझे पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में, तो क्या मैं ये बोल दूं कि आज 1,00,000 रुपए लगाएं, कल मुझे 2,00,000 मिल जाएंगे तो 2,00,000 माइनस 1,00,000 इज द प्रॉफिट? जी नहीं। अगर आप ऐसे निकाल रहे हैं तो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया। आपको यह भी देखना पड़ेगा भाई वो 2,00,000 जो मुझे एक साल बाद मिलेंगे उसकी वैल्यू असल में 2,00,000 नहीं रहेगी, तब तक वैल्यू कम हो जाएगी पैसे की। तो उसको आप आज की वैल्यू में पहले लेकर के आएंगे, उसके बाद हिसाब किताब करेंगे। तो यही चीज मैं यहां कर रहा हूं। ये 1,00,000 रुपए मुझे कब मिलेंगे? एक साल बाद मिलेगा। मुझे यह जानना है यही पैसा मुझे अगर आज मिल जाता तो कितना होता इस पैसे की वैल्यू, राइट। सो लेट अस फाइंड इट आउट हियर। इसके लिए मुझे एक्सेल का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हालांकि ये मैं मैन्युअली भी कर सकता हूं, मैन्युअली कैसे करते हैं? इक्वल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट, 1 प्लस मेरा जो भी रेट है जिससे मुझे पैसे को डिस्काउंट करना है, ओके। ये डिस्काउंट रेट को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा अभी आगे चलकर। अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि सर ये 10% क्या है और कैसे आया, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी मैं इसको इलेबोरेट करने वाला हूं। ये डिस्काउंट रेट क्या चीज होती है, ठीक है। अभी के लिए मान लीजिए मुझे 10% बता दिया गया है कि इससे आपको डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंटिंग शब्द का मतलब क्या है? पैसे को फ्यूचर से प्रेजेंट में लेके आना। फ्यूचर से प्रेजेंट, आप कंपाउंडिंग समझते हैं? कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट से पैसे को फ्यूचर में भेजना। आज मैंने कंजम्पशन नहीं किया, मैंने उसको सेव कर लिया, मैंने उसको इन्वेस्ट कर लिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, और वो फिर वो पैसा क्या हो गया? ग्रो हो गया। हम क्या बोलते हैं? मेरा पैसा कंपाउंड कर रहा है। तो कंपाउंडिंग का अल्टीमेटली मतलब क्या है? आपने प्रेजेंट कंजम्पशन को फॉरगो करके आपने क्या किया? उस पैसे को प्रेजेंट से फ्यूचर में भेज दिया, वो पैसा बढ़ते चला गया, राइट, कंपाउंड होता चला गया। अब इसका ऑपोजिट हो गया डिस्काउंटिंग।
प्रेजेंट से फ्यूचर में भेजना हो गया कंपाउंडिंग, फ्यूचर से प्रेजेंट में लाना हो गया डिस्काउंटिंग। ओके, तो अभी अपन डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट। अब यहां पे टू द पावर एक और चीज आता है कि आप कितने साल के लिए डिस्काउंट कर रहे हैं। अभी यहां पे 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा 90,000। मतलब आज मुझे 90,909 रुपए मिल जाए या मुझे 1 साल बाद 1 लाख रुपए मिल जाए, दोनों बराबर है। सर समझ में नहीं आया? इसका मतलब समझिए, कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट नहीं है, ये मैकेनिकल चीजें हैं। मैं आपको अभी सिखा दूंगा, आप एक्सेल में कर दोगे, कोई भी कर सकता है इसको। एक क्लास 5 का स्टूडेंट है, उसको भी मैं 2 बार दिखाऊंगा, वो कर लेगा इस चीज को। पर इसकी इंटरप्रिटेशन समझिए। सर इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय दिस 90,000? इसका मतलब ये है कि कोई अगर आज मुझे 90,000 रुपए दे दे, यस, इफ आई गेट 90,000 टुडे, देन ये पैसा मैं ग्रो कर लूंगा 10% से, और 1 साल बाद ये पैसा अपने आप 1 लाख रुपए बन जाएगा। तो 1 साल बाद का 1 लाख मिले या आज मुझे 90,000 मिल जाए, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। ओके, सो ये मुझे समझ में आ रहा है व्हेन आई लुक एट दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। ठीक है, तो मतलब कोई फ्रेंड अगर बोल रहा है 1 साल बाद दूंगा पैसे, आप उसको बोलो चल मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूं, मेरे को 1 लाख चाहिए नहीं, राइट? 1 लाख मिलने थे, मेरे को 1 लाख नहीं चाहिए, तो मेरे को आज 90,000 दे दे, मैं सेटिस्फाइड हूं उससे, बिकॉज वो अल्टीमेटली कंपाउंड होकर के 1 लाख बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस डिस्काउंटेड थिंग। अब यही चीज मैं चाहूं तो एक्सेल की मदद से कर सकता हूं, एक्सेल के फॉर्मूला को यूज करके। ये मैंने मैनुअल फॉर्मूला लगाया है, ठीक है? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर आप ये जानना चाहें सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, कैसे निकाल लिया आपने, तो आप ऐसे समझिए, ये आपको शायद ऑलरेडी पता होगा, दैट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन। ओके, ये सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल। अगर आपने बचपन में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अगर आपने वो चीज सीखी है, राइट, हर किसी ने सीखी है, बस आपको याद है नहीं है वो वाली बात है, पर हर किसी के करिकुलम में ये चीज होता है, राइट? तो ये आपने आज इन्वेस्ट किया, इस रेट से मेरा पैसा ग्रो हो रहा है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितने समय के लिए, कितने पीरियड के लिए आपने पैसा लगाया, एंड ये मेरा फाइनल अमाउंट निकल करके आ जाएगा। ओके, तो अभी मैं क्या निकाल रहा हूं? पीवी निकाल रहा हूं। तो पीवी क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? एफ वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। ओके, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला अभी यूज किया है, ठीक है? तो वैसे इतना डिटेल में आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी अपने को कॉन्सेप्ट समझने हैं। ये जो बेसिक डिडक्शंस हैं उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, अदरवाइज हम ऑफ ट्रैक चले जाएंगे। ओके, तो ये आ गया। अब यहां पे मैं क्या लगा लेता हूं? मैं एक्सेल का फॉर्मूला लगाता हूं। अगर ये मैनुअल फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता है तो ये याद कर लीजिए आप, पीवी का फॉर्मूला आपको एक्सेल में इनबिल्ट दे दिया जाता है, आप इसको यूज करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, सो पीवी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मैंने लगा दिया। अब यहां पे आपको देखिए क्या आइटम्स डालने हैं वो यहां पर दे दिया गया है। सबसे पहले रेट डालना है, रेट हो गया मेरा 10% का। उसके बाद एन पर बताइए, एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहां मैं लगा देता हूं 1 साल। ये वैसे देखने में ईयर 1 है, पर मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग सिखाई थी। अगर आपने एक भी लेक्चर अभी तक पहले का नहीं देखा है, काइंडली जाकर के देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप बहुत कुछ नया सीख कर ही आओगे। इवन इफ आपको एक्सेल के बारे में सब कुछ पता है तो भी जाकर के देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, सो ये मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग लगा रखी, यहां पे 1 2 3 4 नॉर्मली लिखा गया है। ओके, तो ये मैंने यहां से कंसीडर कर लिया। उसके बाद पीएमटी पेमेंट का अभी यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, जो नहीं है उसको इग्नोर मारते हैं। फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा? फ्यूचर वैल्यू आएगा 1 लाख, close the bracket, press enter and that gives me 90,909। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हैं ये माइनस साइन आ रहा है, आगे माइनस साइन आ रहा है, बिकॉज एक्सेल का जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि भैया फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों सेम साइन के साथ ना हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। बिकॉज इसका इंडिकेशन क्या है? इसका मतलब ये है कि एक आउटफ्लो होगा तभी दूसरा इनफ्लो हो सकता है, राइट? आप अगर आज 90,000 लगाओगे, मतलब इन्वेस्ट करोगे, आउटफ्लो होगा, तभी तो फ्यूचर में आपको 1 लाख मिलेगा। आज भी 90,000 मिल जाए और फ्यूचर में भी 1 लाख मिल जाए, ऐसी थोड़ी ना कोई स्कीम होती है, राइट? होती है तो फिर आपके साथ स्कैम हो रहा है। ओके, तो पहले तो आपको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये माइनस साइन नहीं चाहिए, आप इसको हटाना चाहते हैं, तो एक माइनस यहाँ फॉर्मूला के आगे लगा दीजिए, तो आपका जो फाइनल आउटपुट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, मेरा फाइनल प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गया। सिंपल है, बिल्कुल एकदम सॉर्टेड है, राइट। कोई भी डाउट हो तो आप काइंडली पूछ लीजिए, आप कमेंट्स में डाल देना, मैं उसको या तो कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा या फिर मैं अगले सेशन को शुरू करने से पहले आपका डाउट टेकअप कर लूंगा। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शेयर योर फीडबैक विथ मी। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि सर इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई लग रही है, या थोड़ा सा इसको स्लो डाउन करना चाहिए, या किसी कॉन्सेप्ट पे आपको थोड़ा सा और मतलब लाइट फोकस करने की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा उसको और डीपली करना है, तो आप मुझे बताइएगा। बिकॉज मेरे हिसाब से मैं एक ब्रॉडर ऑडियंस को लेकर के चल रहा हूं, एंड आई हैव टू कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माइंड। ओके, सो नाउ फर्दर थिंग्स जो आएंगी आगे वाले सेशंस में, उन चीजों को मैं मोल्ड कर सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन योर फीडबैक। ओके, सो योर फीडबैक इज गोइंग टू बी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। चलिए केस 2 पर आते हैं। केस 2 में हमें क्या चीजें दी गई हैं, यहां मेरे पास कैश इनफ्लोज आ रहे हैं, पहले साल में कुछ नहीं आ रहा, दूसरे साल में कुछ नहीं आ रहा, तीसरे साल में मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब इस बार मेरी सिचुएशन क्या है, मैं आज की डेट में खड़ा हूं और आज से 3 साल बाद मेरे पास 1 लाख रुपए आएंगे। मुझे यह बताना है उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी, क्या वो 1 लाख के बराबर होगी, उससे ज्यादा होगी, या उससे कम होगी। प्रेजेंट वैल्यू वुड बी लेसर, यस, बिकॉज मैं इसको डिस्काउंट करूंगा। सो हाउ डू वी फाइंड प्रेजेंट वैल्यू हियर, अगेन सेम फॉर्मूला रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। पीवी फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, पीवी फॉर्मूला लगाया, यहां पर रेट लगाएंगे, कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। उसके बाद एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स, कब आएगा आपका पैसा, आपका पैसा 3 साल बाद आएगा, 3 साल आ गया। फिर पेमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। फिर फ्यूचर वैल्यू वुड बी 1 लाख रुपीज। ओके, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर, दैट गिव्स यू 75,000। अगेन माइनस में आ रहा है बिकॉज इट इज एन आउटफ्लो। तो इसका मतलब क्या है, आज 75,000 मिल जाए तो वो 3 साल में 10% अगर आप कमा लेते हो तो वो वैसे ही 1 लाख बन जाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू केस 3। केस 3 में क्या हो रहा है, इस बार मेरे पास मल्टीपल कैश फ्लोज आ रहे हैं, पहले 1 लाख, 1.5 लाख, 225 और फिर 337। डिस्काउंट रेट 10% दिया हुआ है, इस बार मुझे क्या करना है, इन सभी को डिस्काउंट करना है। तो इसके पीछे देखिए, एक तरीका तो ये होगा कि अभी जैसे मैंने यहां सीखा एक कैश फ्लो को डिस्काउंट करना यूजिंग पीवी फॉर्मूला, इसी तरीके से मैं एक एक करके इन सभी कैश फ्लो को डिस्काउंट करूं। इसको 1 साल के लिए करूं, इसको 2 साल के लिए, इसको 3 साल के लिए, इसको 4 साल के लिए, और फिर सब की सब वैल्यू जब एक दिन पे आ जाएंगी उन सबको फिर मैं ऐड कर दूं। एक तरीका ये होगा, पर ये लॉन्ग कट मेथड है, तो अपने को लॉन्ग फॉर्म नहीं सीखना है। मैं आपको बिल्कुल उस चीज पे लेके जा रहा हूं जो अपने को मॉडल में चाहिए होगा, राइट। तो जो नहीं चाहिए होगा उसके बारे में अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे इसको क्या करना है, सभी को डिस्काउंट करना है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है एक्सेल में जिससे मैं सभी को एक साथ डिस्काउंट कर सकता हूं एक ही गो में? जी हाँ, इसके लिए है एनपीवी फॉर्मूला। क्या है एनपीवी फॉर्मूला? सो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। एनपीवी, सबसे पहले रेट लगाना होगा 10% का, उसके बाद वैल्यू में आपको इन सभी वैल्यूज को इंसर्ट कर देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी लोड नहीं है। शिफ्ट दबाइए, राइट बटन दबाइए, शिफ्ट दबाइए, राइट बटन दबाइए, सभी सिलेक्शन हो गया है बिल्कुल। उसके बाद एंटर दबा दीजिए। कितना आ गया, 6,14,000। तो इसमें सभी वैल्यूज डिस्काउंट हो चुकी हैं, डिस्काउंट होने के बाद ऐड हो चुकी हैं, और आपको फाइनल वैल्यू मिल रही है 6 लाख रुपए की। ओके, सो दिस इज द आंसर दैट वी नीडेड। ओके, डन। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने बस इतना समझा कि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है और कैसे नंबर्स को या पैसों को डिस्काउंट किया जाता है और आज की वैल्यू में लाया जाता है। ठीक है, ये हमारा था सबसे पहला कॉन्सेप्ट विच वाज वेरी क्रूशियल। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मैं इस पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट को थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं कि ये डिस्काउंट रेट क्या होता है और कैसे निकल के आता है। तो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे समझिए, जब भी बिजनेस में कोई भी पैसा डाला जाता है, आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बिजनेस अगर मुझे कोई भी पैसा कमा करके ना दे तो क्या आप वो बिजनेस करोगे? जी नहीं, नहीं करोगे। अगर वो बिजनेस आपको 10% रिटर्न कमा के दे रहा है तो क्या आप वो बिजनेस करोगे? पता नहीं सर, पता नहीं। कैसे पता चलेगा करें कि ना करें? ये डिपेंड करता है
कि आप जो पैसा लगा रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है, राइट? आप जितना लगा रहे हो उस पे आपको मान लो 9% का खर्चा आ रहा है, और आप जितना वहां से निकाल रहे हो, जितना आप वहां से कमा रहे हो, वहां से आप 10% कमा रहे हो, तो फिर आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, आप कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं, राइट? तो ये एक तरीका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना, एक तरीका है ये जानने का कि भैया मेरा बिजनेस असल में वैल्यू क्रिएशन कर रहा है या वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके, अगर वो वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रहा है तो फिर ये पैसा इस बिजनेस से निकाल के कहीं और प्रोडक्टिव यूज केस में डाला जा सकता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम मेनली जो यूज करते हैं दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज मतलब कि यहाँ पर जो हमारी सोर्स ऑफ फंडिंग है, हमारे बिजनेस में पैसा कहाँ से आता है? मेनली दो सोर्सेस से आता है, एक पहला इक्विटी और दूसरा डेट। ओके, मतलब मोस्टली जो है ये दो सोर्स होते हैं, इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हो सकते हैं, पर मोस्टली आपको ये दोनों सोर्सेस मिलेंगे, राइट? तो पहले एक काम करते हैं, कैलकुलेशन समझते हैं, उसके बाद मैं इसका इंटरप्रिटेशन आपको और अच्छे से समझाता हूं। सो व्हाट आर वी गिवन, हमारे पास इक्विटी के जरिए कितनी फंडिंग आ रही है? 60% ऑफ आवर कैपिटल। मतलब अगर मेरे बिजनेस में मैं 100 रुपये लगा रहा हूं तो 100 रुपये में से 60 रुपीज कहां से आ रहा है? इक्विटी से आ रहा है, बाकी का 40 कहां से आ रहा है? डेट से आ रहा है। तो यहां पे हमने इनका वेट्स लिख लिया। उसके बाद आप यहां देख पा रहे हैं इसकी कॉस्ट क्या है। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकाली जा रही है? देखिए, इक्विटी की कॉस्ट 15% है, डेट की कॉस्ट 10% है। अब ये 10% क्या होगा और ये 15% क्या होगा, ये कैसे निकाला गया है, इसको समझते हैं। आइए पहले कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेट निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज ये अपने को बिल्कुल क्लियरली पता होता है पहले से ही। फंडिंग लेने से पहले से ही आपको पता है कि भैया मेरा कॉस्ट क्या आएगा। क्या कॉस्ट आएगा? इंटरेस्ट। यस, तो अगर मेरे को बता दिया गया है कि भैया 10% का ब्याज मुझे भरना पड़ेगा, तो मुझे पता है 10% मेरा कॉस्ट है। यस, लेकिन इसी 10% में एक टैक्स का इम्प्लीकेशन आ जाता है कि ये 10% ब्याज पे करने से मुझे कुछ टैक्स में सेविंग्स हो सकती है, राइट? तो वो टैक्स का इंपैक्ट हमको देना पड़ेगा। हमको क्या चाहिए होता है? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए होता है। हमको टैक्स का इंपैक्ट देने के बाद ये देखना है कि मेरे को फाइनली अल्टीमेटली कितना खर्चा पड़ेगा। ओके, तो ये 10% तो मेरा ब्याज है, लेकिन इस पे मैं 30% का क्या सेव कर लूंगा? टैक्स सेव कर लूंगा। तो फाइनली मेरा नेट जो कॉस्ट ऑफ डेट निकल के कितना आएगा? 7% का। तो दिस विल बी माई कॉस्ट ऑफ डेट। यहां पे मैंने जो आंसर लिखा हुआ है, जो नंबर बिठाया हुआ है, वो आप हमेशा मान के चलें दिस इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गई कॉस्ट ऑफ डेट की बात। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जाए, इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं दैट इज CAPM मॉडल। क्या? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है? आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ये चीज, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। सर ये क्या लिख दिया आपने, क्या मतलब है इसका? बहुत ही सिंपल है, राइट? इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कम से कम उतना कमाना पड़ेगा जितना आप किसी भी रिस्क फ्री एसेट से कमा सकते हैं। आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, अब वो स्टॉक से आपको मिनिमम कितना रिटर्न चाहिए? तो आप ये देखोगे कि यार अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं कुछ तो रिस्क ले रहा हूं। अगर मैंने बिल्कुल ही रिस्क ना लिया होता, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया होता, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया होता, तो भी मैं कम से कम एक X% रिटर्न तो निकाल लेता। जितना भी निकाल लेता वो होता मेरा रिस्क फ्री, बिकॉज सरकारी इंस्ट्रूमेंट है तो उस पर मैं कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले रहा हूं, ये हम मान सकते हैं, राइट? सो दैट वुड बी योर RF। इतना तो मुझे कम से कम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि अच्छा, हमने रिस्क फ्री एसेट में नहीं डाला, हमने कहां डाल दिया? हमने तो स्टॉक मार्केट में पैसा डाला। तो फिर आप ये देखोगे कि स्टॉक मार्केट मुझे कितना रिटर्न देता है। ओके, स्टॉक मार्केट मुझे कितना रिटर्न देता है? तो मैंने यहां पे लिखा था मान लो 6%। उसके बाद मैं ये देख रहा हूं RM माइनस RF क्या है, कि मुझे ओवरऑल इक्विटी मार्केट से कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में तुम बाद में बात करेंगे कि आपने ITC में डाल दिया, तो ITC से मुझे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले ये देखिए कि मैं रिस्क फ्री एसेट की जगह स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहा हूं, तो इक्विटी स्टॉक मार्केट
मेरे को ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न देना चाहिए, राइट? तो आप इसको उठा करके देख सकते हैं कि भैया इक्विटी मार्केट मान लो 12% का रिटर्न देता है, ठीक है? इक्विटी मार्केट 12% का रिटर्न देता है, तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा? 6% तो मेरे को रिस्क फ्री से ही मिल जाता, राइट? तो कितना ऐड करना पड़ेगा? और 6% ऐड करना पड़ेगा। 6 + 6 कितना हो गया? 12% हो गया। कि मतलब अगर इक्विटी मार्केट में डाल रहा हूं तो इक्विटी मार्केट में सबको ही मिलते हैं 12%, मतलब ऑन एन एवरेज, राइट, लॉन्ग टर्म में, तो मुझे भी 12 मिलने चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? उसके बाद लेकिन मैंने पैसा किस में डाला है? मैंने पैसा डाला है किसी एक स्टॉक में। किस में डाला? कोई भी स्टॉक हो सकता है, मान लो आईटीसी में डाला। तो फिर आप ये देखोगे कि यार बाकी मार्केट से आईटीसी ज्यादा रिस्की है कि कम रिस्की है? अगर मुझे नॉर्मल मार्केट ऑन एन एवरेज 12% देता है, लेकिन आईटीसी स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल है, ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भागता है, तो अगर मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं तो मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब रिस्क और रिवार्ड मार्केट में हमेशा दोनों साथ साथ में चलते हैं। सिर्फ रिस्क नहीं देना, सिर्फ रिटर्न नहीं देखा जाता, रिटर्न के साथ रिस्क भी देखा जाता है, राइट? तो मैं ये देखूंगा कि अगर नॉर्मल कोई स्टॉक होता जो मार्केट जितना ही वॉलेटाइल है, या मैं अगर निफ्टी में डाल रहा होता तो मैं 6% से खुश रहता। लेकिन मैंने अगर किसी रिस्की स्टॉक में पैसा डाला है तो भैया मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए होगा। कितना ज्यादा चाहिए होगा वो मुझे बताएगा बीटा। बीटा क्या करेगा? आपका जो इंडेक्स है, जो ओवरऑल मार्केट है, उसको, उस स्टॉक को कंपेयर करके आपको एक नंबर निकाल के दे देगा कि भैया मान लो बीटा है 1.2। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका जो स्टॉक है वो मार्केट से, मतलब मार्केट जब 10% ऊपर जाता है तो आपका जो शेयर है ना वो 12% ऊपर जाता है। लेकिन वहीं जब इसका उल्टा होता है कि मार्केट 10% गिरता है तो आपका शेयर 12% गिरता है। ओके, तो इस तरीके से आपको एक आइडिया मिल गया कि अच्छा मेरा जो स्टॉक है वो मार्केट से ज्यादा रिस्की है। तो अगर ज्यादा रिस्की है तो मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। कितना ज्यादा चाहिए? 1.2 टाइम्स ज्यादा चाहिए। ओके, 1.2 टाइम्स ज्यादा चाहिए। तो जब आप इस कैलकुलेशन को कर लेते हो तो आपको जो फाइनली आंसर मिलेगा, दैट वुड बी योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एंड यही नंबर को हम यहां पर पुट कर रहे हैं, इसी नंबर को हम यहां पर पुट कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे ये समझ में आया कॉस्ट ऑफ डेट कैसे लिखा जाएगा, मुझे ये समझ में आया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे लिखा जाएगा। एक बार मेरे पास ये दोनों नंबर्स आ जाते हैं, आइए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि हम वैक कैसे निकालेंगे। तो वैक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इक्वल टू 60% मल्टीप्लाई बाय 15%, 9% आया, और फिर 40% मल्टीप्लाइड बाय 10%, आंसर आया 4%। और अब आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली आंसर निकल के आ रहा है 13%। ओके, एक बार कैलकुलेशन समझ लीजिए, इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। 13% कैसे आया आपको वो समझ में आया? ये 13% निकालने के लिए इतना नहीं भी करते तो भी चल जाता। आप यहाँ पे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है? सम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाकर ये दोनों काम आप एक साथ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का। ओके, तो कैसे करेंगे? इन दोनों को साथ में सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इन दोनों को भी साथ में सिलेक्ट कर लिया और एंटर दबा दिया, तो उससे भी आपको 13% मिल जाएगा, ठीक है? तो मतलब आप तरीका कोई भी यूज करें, अल्टीमेटली आपको ये 13% निकालना आना चाहिए। एंड एक बार आपने ये 13% निकाल लिया, अब इसका मतलब क्या है? वो समझिए। इस 13% का मतलब ये है कि मैं बिजनेस में हर 100 रुपए पे, मतलब मैं बिजनेस में 100 रुपए का डाल रहा हूं, तो उस 100 रुपए पे मेरे को 13 रुपए का खर्चा उठाना पड़ेगा। दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग माई बिजनेस, ऑफ बीइंग इन दिस बिजनेस, कि अगर मैं इस बिजनेस में हूं तो ये 13 रुपया मेरा खर्चा है हर 100 रुपए पे। तो इतना मुझे कम से कम रिकवर करना ही पड़ेगा अपने बिजनेस में, किसी भी इन्वेस्टमेंट से, कोई भी मैं बिजनेस कर रहा हूं। ओके, सो दिस इज व्हाट आई नीड टू रिकवर। दिस इज कॉल्ड योर हर्डल रेट। दिस इज योर हर्डल रेट। ये मेरा क्या हो गया? मिनिमम आशा,
ओके, या मैं बोल सकता हूं अपेक्षा। क्या है मेरी अपेक्षा कि इतना मुझे कम से कम मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो मतलब मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूं, ये बिजनेस मुझे नहीं करना चाहिए। ओके, दिस इज माय हर्डल रेट, मिनिमम रिटर्न दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। फाइन। नाउ अब ये जो पैसा है, आप बोलेंगे सर ये 13 रुपया मुझे क्यों चाहिए? डेट के केस में तो आपको समझ में आता है, डेट के केस में अपने को समझ में आता है भाई सामने वाले को इंटरेस्ट चुकाना है, सामने वाले को इंटरेस्ट चुकाना है, वो मेरे से पैसा मांगेगा, अगर मैं आगे से पैसा कमाऊंगा नहीं तो मैं आगे पैसा दूंगा कैसे, राइट? बिजनेस से पैसा कमाऊंगा तभी तो सामने वाले को दूंगा ना, राइट? तो ये तो मुझे समझ में आता है। इक्विटी का कई लोगों को समझ में नहीं आता। सर इक्विटी वाले थोड़ी ना कोई पैसा मांग रहे होते, वो तो मुझसे कोई पैसा नहीं मांग रहे। इक्विटी वाले बोलते हैं क्या आपसे आकर के कि मुझे हर महीने हर साल इतना एक फिक्स देना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं बोलते। तो सर ये कॉस्ट कैसे हुई, राइट? ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे हुआ मेरे लिए? देखिए आप ऐसे समझिए, इक्विटी वालों को आपको रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, उनको रिटर्न देना ही पड़ेगा। कैसे देंगे आप? या तो आप डिविडेंड से दोगे, राइट? या तो डिविडेंड पे करके दोगे। अगर डिविडेंड नहीं दिया तो उनको क्या चाहिए होगा? उनको चाहिए होगा कैपिटल एप्रिसिएशन, कि भाई मेरा स्टॉक का भाव ऊपर जाना चाहिए। स्टॉक का भाव ऊपर कब जाता है? स्टॉक का भाव ऊपर कब जाता है? जब आप बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हो, जब आपका बिजनेस ग्रो करता है। जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, राइट? और बिजनेस कब ग्रो करेगा? बिजनेस तब ग्रो करेगा जब आपके पास सफिशिएंट रिटर्न्स होंगे। तो यहां पर ये जो 15% है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनको कम से कम 15% चाहिए। ये जो हमने सीएपीएम मॉडल से निकाला था ना, ये बोल रहे हैं कि कम से कम इनको 15% चाहिए। अब या तो आप डिविडेंड के फॉर्म में बांट के दे दो, या अपनी कंपनी को एटलीस्ट इस रेट पे ग्रो करो कि उनका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मीट हो जाए। तो इसका मतलब आपके ऊपर एक टिक टिक घड़ी तो चल रही है ना, आपके ऊपर एक बाउंडेशन तो है ना कि मुझे कम से कम बिजनेस को इस तरीके से तो ग्रो करते ही रहना पड़ेगा, इतने प्रॉफिट तो अर्न करते ही रहने पड़ेंगे ताकि मैं इनकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकूं। अगर मेरे पास सफिशिएंट अर्निंग्स ही नहीं होगी तो मैं कैसे बिजनेस में री इन्वेस्ट करूंगा? मतलब ये बोल रहे हैं कि आप कमाओ, आप कमाओ, कमा के चाहे या तो डिविडेंड फॉर्म में बांटो, नहीं तो उसी पैसे को वापस से अपने बिजनेस में लगाओ, पर आपका बिजनेस ग्रो होते रहना चाहिए। अगर वो उस सफिशिएंट रेट पे ग्रो नहीं होगा तो आपके कंपनी में कोई भी पैसा नहीं लगाएगा, आपके स्टॉक्स गिरते चले जाएंगे, आपकी जो स्टॉक की वेल्थ क्रिएशन है वो प्रोसेस रुक जाएगा एंड आप फंड रेजिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, बिकॉज आप अपनी मिनिमम एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे। ओके, सो दैट इज हाउ इट बिकम्स कॉस्ट फॉर द बिजनेस। ये आपके लिए मिनिमम कॉस्ट है, ये आपको अचीव करना ही पड़ेगा। ओके, आ रहा है समझ में? चलिए, सो ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिस्काउंट रेट के लिए क्यों यूज करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पहले फ्री कैश फ्लो को समझा देता हूं। ये जो हम कैश फ्लोज निकाल के डिस्काउंट करेंगे, पहले जब आप इसको समझोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि वैक को एज ए डिस्काउंट रेट क्यों यूज किया जाता है। ओके, तो आइए एफसीएफएफ को समझते हैं। व्हाट इज फ्री कैश फ्लो टू द फर्म? ओके, देख पा रहे हैं आप? क्लियर है बिल्कुल? ओके, सो फ्री कैश फ्लो टू फर्म का मतलब है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं इन कैश टर्म्स फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी, मतलब दैट इज अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी में कितने इन्वेस्टर्स होते हैं, किस तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं? कंपनी में एक लेंडर्स होते हैं और कंपनी में ओनर्स होते हैं। आप लेंडर्स के लिए मतलब जो डेट ओनर्स हैं, जिन्होंने आपको लोन दिया हुआ है, उन लोगों के लिए, और कंपनी के जो ओनर्स हैं यानी शेयर होल्डर्स, इन लोगों के लिए मिलाकर आपके पास कितने पैसे हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ज्यादा समझ में नहीं आया। आइए कैलकुलेशन करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं ईबीआईटी के साथ। आपके प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे खर्चे होंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, इनकम्स होंगी। हमको बस ऑपरेटिंग खर्चे और ऑपरेटिंग इनकम से मतलब है।
उससे मुझे क्या मिलता है, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो पैसा मैंने अपने धंधे से कमाया है और मैंने ऑपरेटिंग सोर्सेज से ही कमाया, उसमें कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। ओके, इसका मतलब कोर धंधे से कमाया गया मुनाफा, ठीक है, दैट इज ईबीआईटी। तो ईबीआईटी मान लो मेरा 1,000 रुपए, मैं धंधा कर रहा हूं तो मैं इतने का प्रॉफिट कमा रहा हूं, एंड दिस इज आफ्टर मीटिंग ऑल योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब मुझे रेंट पे करना है, मुझे सैलरीज देनी है, वो सारी चीजें मैंने माइनस कर दी है। तो ये पैसा क्या है, मेरा प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट में से सबसे पहले मैं माइनस कर देता हूं मुझे जो टैक्स देना है, बिकॉज मैंने एफसीएफएफ का आपको मतलब क्या बताया था अभी। एफसीएफएफ का मतलब क्या था, एफसीएफएफ का मतलब था जो पैसा अवेलेबल है लेंडर्स के लिए और ओनर्स के लिए, ठीक है, सिर्फ इन दोनों के लिए। इनके अलावा जिसको जो पैसा जाना है चला जाए, एम्प्लॉयज को जाना है कर दो पेमेंट, सरकार को जाना है, गवर्नमेंट को जाना है, कर दो पेमेंट, ओके, मेक दैट पेमेंट। वो सब तो हमको नहीं रखना है यहां पर, वी डोंट वांट टू कीप दैट मनी हियर। तो चलिए टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, दिस इनटू, इसको मैं माइनस लगा के मल्टीप्लाई करता हूं बिकॉज मुझे ये अमाउंट माइनस में चाहिए, ठीक है, ये अमाउंट मुझे माइनस में चाहिए, ये मेरा पेमेंट है। तो 1,000 में से 300 का अगर टैक्स जाना है, ठीक है, हम इसका पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने से मेरे पास कितना बचेगा, पेमेंट करने से मेरे पास 700 रुपए बचेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नो पैट, यानी कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, मतलब मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से टैक्स माइनस हो चुका है, अब मेरे पास कितने पैसे बच जाते हैं। अब ये जो प्रॉफिट आया है ये क्या है, प्रॉफिट, ये क्या है, प्रॉफिट। मुझे क्या चाहिए, कैश, मुझे क्या चाहिए, कैश, कि मेरे पास एक्चुअल में कैश कितना अवेलेबल है। क्या आपका पीएनएल और आपका बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करते हैं क्या, कभी भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, हम एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं। पीएनएल में तो वो खर्चे भी आ रहे होते हैं जो अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, लेकिन एक्चुअल कैश तो वही दिखाता है जो सच में पे हुआ है, जो नहीं हुआ वो नहीं दिखाता है। तो हमको अब हमको ये निकालना है कि भाई मेरे पास एक्चुअल में पैसे कितने हैं। ओके, तो नाउ आई विल बी डिडक्टिंग और नॉट डिडक्टिंग, एडिंग बैक ऑल दोज आइटम्स जो पीएनएल में तो माइनस हो रखे हैं लेकिन मेरे बैंक बैलेंस से माइनस नहीं हुए। एंड इसमें जो मेजर आइटम जो होता है दैट इज नथिंग बट डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओके, मतलब हम पीएनएल में क्या कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, राइट, जिससे मेरा प्रॉफिट आता है। बट ये जो डिप्रिसिएशन हमने माइनस किया है, क्या इसके लिए मैंने सच में किसी को कोई पेमेंट किया था? द आंसर इज नो, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया। तो ये पैसा मेरे पास क्या कैश में अवेलेबल है? जी हाँ, कैश में ये पैसा मेरे पास अवेलेबल है। तो मुझे तो यही निकालना है ना, सच में कैश कितना है वो बताओ। तो इसलिए मैंने उस प्रॉफिट में अब मैं क्या कर रहा हूं, 100 को ऐड बैक कर रहा हूं। आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, पहले ये डेप्रिसिएशन ईबीआईटी निकालते वक्त माइनस हो चुका है। जब हमने सभी ऑपरेटिंग खर्चों को माइनस किया था तो अब हमने डेप्रिसिएशन को भी माइनस किया था, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये डाउट बहुत बार आता है, व्हेन आई आस्क डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग खर्चा है कि नॉन ऑपरेटिंग, बच्चे बोलते हैं सर डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस। अरे नॉन कैश तो सबको पता है, लेकिन ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग, ये धंधे से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? जी बिल्कुल, ये धंधे से जुड़ा हुआ है। ये धंधा अगर एग्जिस्ट करेगा तो डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा, राइट। सो डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये निकालते वक्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस हो गया था, लेकिन माइनस होने के बाद अब वापस एड बैक क्यों कर रहे हैं? एड बैक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मेरे को कैश चाहिए। तो सर पहले माइनस ही क्यों किया? अगर ऐड ही करना था तो माइनस ही क्यों किया? बिकॉज उसका इंपैक्ट टैक्स पे आता है। अगर मैं माइनस नहीं करता तो मेरा टैक्स का अमाउंट अलग हो जाता, राइट। लेकिन टैक्स डिप्रिसिएशन अलाउ करता है, तो इसलिए मुझे पहले माइनस करना जरूरी था। उसके बाद जो डिप्रिसिएशन आया है अब मैं उसको वापस से ऐड बैक कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो डिप्रिसिएशन ऐड बैक क्यों हुआ यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। सर ये जो मेरे पास पैसा निकल के आया ना, 700 प्लस 100 टोटल कितना हो गया? 800। ये जो 800 निकल के आए हैं ना, दिस इज योर टोटल कैश फ्लो दैट इज अवेलेबल विथ यू। बट मुझे
टोटल कैश फ्लो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फ्री कैश फ्लो। हर एक टर्म का अपना इंपॉर्टेंस है यहां पर। मुझे क्या चाहिए? फ्री कैश फ्लो। फ्री का मतलब द मनी दैट आई कैन डिस्ट्रीब्यूट टू द लेंडर्स एंड द ओनर्स। मतलब मेरी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स है, मैं अगर वो सारा पैसा उनको बांट सकूं, उसको मैं बोलूंगा फ्री मनी, उसको मैं बोलूंगा फ्री कैश फ्लो। क्या ये सारा का सारा पैसा मैं उनको बांट दूं? अगर मैंने बांट दिए तो मेरा धंधा बंद पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरा धंधा चलाने के लिए बिजनेस में कुछ पैसे चाहिए होंगे जो मुझे बिजनेस में री इन्वेस्ट करना जरूरी है। मैं सारा का सारा पैसा इनको नहीं बांट सकता। तो वो कौन सा पैसा होता है? सबसे पहला होता है आपका जो कैपेक्स है, जो आपको बिजनेस में करना ही है, राइट? आपको वो यहां पर मिनिमम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस रुक जाएगा। बिकॉज हर साल आपको मशीनरी में कुछ ना कुछ एडिशन, कुछ ना कुछ रिपेयर्स, जो कैपिटल एक्सपेंसेस है वो आपको करने ही पड़ेंगे। और दूसरी चीज हो गई वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब आपको बिजनेस, मशीन क्या खाली चलाएंगे क्या? मशीन में ठूसने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इन्वेंट्री तो चाहिए, राइट? तो वो सारी चीजें वर्किंग कैपिटल में जो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका बिजनेस में कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, मतलब बिजनेस स्मूथली चलते रहे, उसके लिए हमको बिजनेस में कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा डालते रहना पड़ता है। तो कितना डालते रहना पड़ेगा वो आप यहां पे लिख लो, ठीक है? सो ये बेसिकली आपके ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ऑपरेशंस बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी, उसके हिसाब से आपके वर्किंग कैपिटल कितने बढ़ेंगे वो आप होल्डिंग पीरियड के हिसाब से निकाल लेते हैं कि अच्छा पिछले साल इतना लगा था वर्किंग कैपिटल में, इस साल इतना लगेगा, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा डालना होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो अभी हमको क्या मिला कि टोटल 800 रुपए मेरे पास है, उसमें से 150 कैपेक्स के नाम पे चाहिए और 200 वर्किंग कैपिटल के नाम पे चाहिए। तो 350 का, ये जो 350 का अमाउंट है ना, ये जो 350 का अमाउंट है, इसको बोला जाता है री इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? री इन्वेस्टमेंट। कि मेरे पास जो पैसा था उसमें से मैंने वापस बिजनेस में कितना डाल दिया, ओके? और ये मुझे डालना ही है, ये मुझे डालना ही है, दैट इज माई री इन्वेस्टमेंट। एक बार मैंने ये री इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद अब जो मेरे पास पैसा बच जाता है, उसके बाद जो पैसा बच जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्री कैश फ्लो। तो मेरे पास 700 था, उसमें मैंने 100 जोड़ दिए, फिर 150 माइनस कर दिए और 200 माइनस कर दिया, तो फाइनली कितना आया? 450। ये 450 को बोला जाता है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो टू फर्म। फ्री कैश फ्लो टू फर्म। फर्म का मतलब क्या है? फर्म का मतलब है लेंडर्स और ओनर्स दोनों मिला करके, दोनों मिला करके। अब इस पैसे में से मैं क्या कर सकता हूं? मैं लेंडर्स को पैसे दे सकता हूं, मैं ओनर्स को पैसे दे सकता हूं। लेंडर्स को क्या दोगे आप? लेंडर्स को क्या दोगे आप? इंटरेस्ट दोगे, दे दो, इसी में से दे दो। और क्या दोगे आप? आपको प्रिंसिपल का रिपेमेंट करना है, इसी में से कर दो। आपको लोन का प्री पेमेंट करना है, इसी में से कर दो। ये सारा डिसीजन कौन ले सकता है? अब कंपनी डिसाइड कर सकती है। दिस इज फ्री कैश फ्लो। अब मैं इसमें से डिसाइड कर सकता हूं मुझे क्या देना है, इनको क्या नहीं देना है, कितना देना है, वो सारी डिसीजन अब ली जा सकती है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई कैन डू। ओनर्स को क्या देना है? आपको डिविडेंड देना है, दे दो। आपको बायबैक करना है, कर लो। ये सारी चीजें करोगे आप। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ना तो मैं इनको दूं, ना तो मैं इनको, मतलब ये तो चलो देना ही देना इनको। इसके अलावा और मेरे को कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करनी, मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं? कंपनी में री इन्वेस्ट कर सकता हूं। आपको री इन्वेस्टमेंट करना है, ये आपके पास पैसा है। तो कुल मिलाकर इन्वेस्टर्स को यह देखना होता है कि क्या कंपनी के पास पैसे हैं, वो उस पैसे का अल्टीमेटली करेगा क्या? ओनर्स को देगा, लेंडर्स को देगा या री इन्वेस्ट करेगा, वो बात की बात है। पहले मुझे यह देखना है कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो आता भी है कि नहीं, ठीक है? उसके बाद पैसे का क्या हुआ, यह बाद की चीज है। तो आई एम बेटिंग ऑन द कैश फ्लो जनरेशन एबिलिटी ऑफ द कंपनी। अगर किसी बिजनेस की इतनी एबिलिटी है कि वो कैश जनरेट करते रह सकता है, तो वो बिजनेस अच्छा है। ओके, वो अल्टीमेटली मेरे हाथ में डिविडेंड के फॉर्म में आया कि नहीं आया, दैट डज नॉट मैटर। ओके, सो दैट इज व्हाई FCFF is the one of the most vital
मेजर्स दैट इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू लुक फॉर, कि इसकी कैश जनरेशन कैपेसिटी, मुझे ये मेरे लिए एक एटीएम की तरह होना चाहिए कि ये बिजनेस कैश जनरेट कर सके। वो कैश मैं निकालूं या ना निकालूं वो मेरी मर्जी, डेबिट कार्ड मेरे हाथ में, वो मेरी मर्जी में निकालूं या ना निकालूं, अकाउंट में पैसे आते रहने चाहिए। ओके, सो दिस इज द कैश फ्लो जनरेशन एबिलिटी ऑफ द बिजनेस। गेटिंग द पॉइंट। और ये जो एफसीएफएफ है, अब आपको समझ में आएगा कि हम इसको डिस्काउंट करने के लिए वैक को क्यों यूज करते हैं। ये एक सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। वाई इज वैक यूज्ड एज डिस्काउंट रेट फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन? वाई? इसके पीछे का लॉजिक ये है, सर ये जो एफसीएफएफ होता है, हम जब कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे तो हम जो कैश फ्लोज लेंगे वहां पर हम क्या लेते हैं? एफसीएफएफ। और एफसीएफएफ किसको बिलोंग करता है? एफसीएफएफ बिलोंग करता है लेंडर्स को भी और ओनर्स को भी। तो जब हम इसको डिस्काउंट कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा रेट लेना पड़ेगा जो किसका कॉस्ट दर्शाता है? ओनर्स का भी और लेंडर्स का भी, राइट? तो 13% यहां पर ओनर्स का कॉस्ट भी दिखा रहा है और लेंडर्स का कॉस्ट भी दिखा रहा है, दोनों को यहां पे कंबाइंड इंक्लूड कर लिया गया है। दैट इज व्हाई WACC इज यूज्ड एज द डिस्काउंट रेट while we are discounting FCFF for the purpose of valuation। आ रहा है समझ में, या ये वाला थोड़ा सा बाउंस कर रहा है? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। FCFF फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, कंपनी कैश जनरेट कर रही है, वो फ्यूचर में होगा, मुझे उसको डिस्काउंट करके आज के डेट पे लेके आना है। किस रेट से डिस्काउंट करोगे? भैया मिनिमम इतना तो कमाना ही है, मिनिमम इतना तो जनरेट करना ही पड़ेगा, राइट? लेंडर और इक्विटी दोनों के साथ, दोनों को मिला करके, तो इससे हम डिस्काउंट करेंगे। ओके, अब ये यहां तक अगर आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम मर्ज करेंगे और मर्ज करके कंपनी की वैल्यू निकालने तक पहुंचेंगे। ठीक है सर, कंपनी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आइए इन सभी चीजों को मर्ज करते हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू अ कंपनी। अब हम कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन में आ रहे हैं। ठीक है, सो केस 1, एनुअल कैश फ्लो ऑफ द कंपनी इज 100। ठीक है, इन लैक्स है तो मतलब 1 करोड़ रुपया मेरे को कंपनी हर साल जनरेट करके देती है। डिस्काउंट रेट, ये कौन सा कैश फ्लो है बताना जरा? व्हाट कैश फ्लो दिस वुड बी? दिस इज एफसीएफएफ, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। एक फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी नाम की भी चीज होती है, वो सिर्फ इक्विटी वालों को बिलोंग करता है। तो इसमें आप क्या करोगे? जो लेंडर्स को जो भी देना है वो माइनस कर दोगे तो बच जाएगा ओनर्स के लिए, राइट? और उसको जब हम डिस्काउंट करते हैं तो हम वैक नहीं लेते हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेते हैं। पर वो चीज मैं यहां पे यूज नहीं कर रहा हूं, वो मैं यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज कंपनी की वैल्यूएशन का जो सही अप्रोच है वो यही है कि हम एफसीएफएफ को डिस्काउंट करें, कंपनी की वैल्यू निकालें और उसके बाद इक्विटी की वैल्यू तक पहुंचे। ओके, तो हम एफसीएफए की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एफसीएफएफ की बात कर रहे हैं। सो वापस से आता हूं वैल्यूएशन में। एनुअल कैश फ्लो 100 है, दिस इज एफसीएफएफ। फिर उसको डिस्काउंट करना है डिस्काउंट रेट से, दैट इज 10%। ये 10% क्या है? मेरा वैक है। अब यहां पे मैं ये बोल रहा हूं ग्रोथ इज 0%। इसका मतलब ये है कि मेरा जो कैश है ना, मेरा जो कैश है 1 करोड़ का, ये हर साल 1 करोड़ ही रहेगा। मान लेते हैं ये अभी ग्रो नहीं कर रहा है, हर साल मुझे 1 करोड़ ही मिलने वाले हैं, मेरे कैश फ्लो में कोई भी इजाफा नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको यह बताना है कि आपकी इस कंपनी की वैल्यू कितनी है। इसका आंसर ना आप बिना किसी, मतलब आपको ये क्लास करने की भी जरूरत नहीं थी, इसके बिना भी आप इसका आंसर दे सकते हो। क्या आप दे सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए? मतलब मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन थी 10% की, कि मुझे 10% रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये 100 मेरा 10% है, ये जो 100 मुझे मिल रहा है ये मेरी एक्सपेक्टेड 10% है। तो पूरी कंपनी की वैल्यू 100% कितनी होनी चाहिए? सोच समझकर जवाब दीजिए। एंड ये जवाब आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद को दीजिए, कोशिश कीजिए इस आंसर तक पहुंचने की, उसके बाद आप आगे करना और मेरा जवाब सुनना। आ रहे समझ में आपको? दिस 100 इज माई 10%। मुझे चाहिए
पूरी कंपनी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर मैं इस कंपनी में कितने रुपए लगा दूं ताकि मेरे को 100 भी मिले तो मेरा मिनिमम 10% जो मेरे को चाहिए था वो कवर हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 10% एंड दैट विल गिव यू 1000। यस और नो, ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, ये 1000 समझ में आया कि नहीं। देखिए, अगर मैं 1000 रुपए लगाता हूं, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया आपने 1000 रुपए लगाए, आपको चाहिए थे कम से कम 10%, तो कितना चाहिए आपको, 100 रुपए चाहिए, आपको कम से कम 100 रुपए चाहिए, हर साल चाहिए, राइट। तो मैं यही तो बोल रहा हूं, मेरे को हर साल 100 रुपए मिल रहे हैं, मेरे को हर साल 100 रुपए मिल रहे हैं और मेरे को 10% चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कितना लगा दूं इस कंपनी में, मैं ये पूछ रहा हूं कितना इन्वेस्ट कर दूं इस कंपनी में, यही तो पूछ रहा हूं मैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट। सो 100 डिवाइडेड बाय 10% कर देंगे तो आपको ये 1000 मिल जाएगा, राइट, आपको ये 1000 मिल जाएगा। तो हमने यही चीज करी है यहां पर, आ रहा है समझ में, यस। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल केस था कि मुझे पूरी कंपनी की वैल्यू कैसे मिलेगी। अब आते हैं केस 2 में, मेरे पास वही 100 रुपए है, वही 10% मेरा डिस्काउंट रेट है। इस बार मैं ये मान रहा हूं कि मेरी कंपनी के जो कैश फ्लो है वो कांस्टेंट नहीं है, हर साल 100 नहीं रहेगा, ये 100 से बढ़ जाएगा, 100 से बढ़ जाएगा। तो कितना होगा, अब ये चीज पहले मैं आपको मैन्युअली करके दिखाता हूं। मुझे चाहिए ईयर 1। अब वैसे एक चीज समझिए, ये जो कैश फ्लो है मेरा कई सालों तक चलेगा, यस। कंपनी कब तक रहेगी, ये तो कई सालों तक कैश फ्लो जनरेट होते रहेगा, तो वैसे इनफाइनाइट ईयर्स होते हैं। अब यहां पे मैं इनफाइनाइट ईयर्स तो नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, एक लंबा पीरियड ले लेता हूं विच इज कंसिडर्ड टू बी एज लॉन्ग एज इनफाइनाइट ओनली। इनफाइनाइट मतलब होता है अनसर्टेन, इनफाइनाइट मतलब होता है अनसर्टेन, मतलब नहीं पता आप कितना लंबा जाएगा। तो आप एक बहुत लंबा पीरियड ले लीजिए, दैट इज एज गुड एज इनफाइनाइट ओनली। ओके, तो मैं 100 साल का यहां पे पीरियड ले लेता हूं, मैं यहां पे 100 साल का पीरियड ले लेता हूं। मैं इसको बोल देता हूं भाई 100 पे जब आ जाए तो रुक जाना। ओके, तो 100 साल आ गए यहां पर, और यहां पे मैं बोल देता हूं इसको पहला कैश फ्लो मेरा 100 है, उसके बाद जो कैश फ्लो है वो 2% से बढ़ते जाएगा, यस। उसके बाद जो कैश फ्लो है वो हर साल 1 + 2% कर देता हूं। क्या होगा, ये हर साल 2% से बढ़ते जाएगा। अब कॉपी कर दिया, इधर गए, लास्ट में आए, आप देख सकते हैं यहां पे 100 तक जा रहा है ये, यस। कैन यू सी दिस, 100 तक जा रहा है। चलिए, तो ये लास्ट में जाते जाते 700 तक पहुंच रहा है, पर अपना टोटल कितना आ गया, करीब, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ। हमको क्या करना होता है, डिस्काउंट करना होता है सभी कैश फ्लोज को, राइट। तो यहाँ पे मैं एनपीवी फॉर्मूला लगा लेता हूँ। एनपीवी फॉर्मूला में %10 का रेट है मेरा, और वैल्यू ये सभी 100 साल की वैल्यू को ले लिया, एंटर दबा दिया। कितना आ रहा है मेरा आंसर, 1249 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1249 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब करीब 1250 आ रहा है। ये हो गई मेरी कंपनी की वैल्यू। अभी मैंने क्या बोला था, कंपनी की वैल्यू क्या होती है, जो भी कंपनी फ्यूचर में कमाएगी उन सभी वैल्यू को डिस्काउंट करके आज के डेट पे ले आओ, तो वो क्या हो गया, मेरा कंपनी की वैल्यू निकल गई आज की डेट पे। तो मैंने सभी कैश फ्लोज को लिख लिया, राइट, और उन सभी को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे लेके आ गया। अब ये जो मैंने आंसर निकाला, ये आंसर निकालने का हमको मैथमेटिशियंस ने एक शॉर्टकट तरीका बता दिया है। उन्होंने हमको बोला कि आप इतना लॉन्ग कट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये जो कैलकुलेशन आपने की है इसको आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। वो शॉर्टकट तरीका क्या है, वो शॉर्टकट तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये शॉर्टकट तरीके का भी मैंने डिडक्शन किया हुआ है इसी चैनल के ऊपर में।
अगर आपको बिल्कुल, आप भी मेरी तरह के वैसे कीड़े हो ना कि आपको पूरा एकदम डिटेल चाहिए, तो मैंने एक लेक्चर मिलेगा आपको इसी चैनल पे, द मैथ बिहाइंड वैल्यूएशन के नाम से। उस लेक्चर को आप जाकर के देख लेना, आपको उस फॉर्मूला का डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, तो अभी के लिए मैं बस आपको वो फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ओके, ये फॉर्मूला है। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो वो एग्जैक्टली यही काम करेगा, पर एक सेकंड में हो जाएगा, एक चुटकी में हो जाएगा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो यही चीज करके देखते हैं कि भाई इनका फॉर्मूला काम करता है कि नहीं, मैथमेटिशियंस लोगों ने सही किया है कि नहीं। तो आइए करते हैं इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, एंटर। कितना आया आंसर आपका, कितना आया, 1250 आया। यस, तो आप बोल सकते हैं सर आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, हमारा 1250 है, पहले हमारा 1249.34 आया था, यहाँ पे एग्जैक्टली 1250 आया है। सर ये दोनों तो सेम नहीं है। इसके पीछे का मैं आपको आंसर बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ। असल में ये फॉर्मूला सही है, इन्होंने जो फॉर्मूला निकाल के दिया ना 1250, दैट इज परफेक्ट। अप्रोक्सीमेशन हमारे एंड पे हुई है, अप्रोक्सीमेशन हमने करा है। हमने कहा है अप्रोक्सीमेशन करा, हमने जो पीरियड है इनफाइनाइट पीरियड, उसको हमने डिफाइन कर दिया था 100 साल। यस, अगर वो 100 साल से हम सही वैल्यू तक नहीं पहुंच रहे हैं, आप इसको और बढ़ा दो, आप इसको और बढ़ा दो। अभी 100 साल है ना, मैं इसको 200 साल कर देता हूं। ठीक है, तो आप यहां पे ऑल्ट एच FIS करो और यहां पे मैं कर देता हूं भाई 200 तक कर दो। ठीक है, तो अब ये 200 तक चला गया, यही नंबर मैं पूरा 200 साल तक ले जाता हूं। डन, सारे 200 साल के नंबर्स आ गए। और यहां पे जब मैं वैल्यूज ले रहा हूं, फर्स्ट ईयर से 200 साल तक, तो जब मैं पूरे 200 साल के डेटा ले रहा हूं तो कितना आ गया, एकदम डेसिमल के बाद भी पूरा मैच कर रहा है, 1250.00 तक पूरा मैच कर रहा है। यस, तो हमने पहले अप्रोक्सीमेशन लिया था। इनफाइनाइट मतलब अनसर्टेन पीरियड। 100 साल में डेटा आंसर सही नहीं आ रहा है, 200 ले लो, 200 में नहीं आ रहा 500 ले लो, 500 में नहीं आ रहा 1000 ले लो, लेकिन ये फॉर्मूला करेक्ट है। इसके साथ बार बार इसको टेस्ट नहीं करना अपने को, ये मैथमेटिशियंस लोग ने टेस्ट कर दिया है। ठीक है, और यही फॉर्मूला हम अब इसको अपना चुके हैं। हम इसको जब हम परपीचुइटी की कैलकुलेशन करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, वहां हम अपना चुके हैं, गॉर्डन ग्रोथ फॉर्मूला में अपना चुके हैं। राइट, अभी टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो हम कर रहे हैं, इस चीज को हम अपना चुके हैं, ये ऐसे ही होता है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको उसका प्रूफ दे दिया। ठीक है, तो अब बार बार प्रूफ मांगेंगे क्या, नहीं मांगेंगे सर, अब दोबारा प्रूफ नहीं मांगेंगे, हम मान लेते हैं कि ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये बिल्कुल सही है। राइट, तो अब आते हैं वापस से वैल्यूएशन पे। अब इसका मतलब समझते हैं। सर मैकेनिकल बातें हो गई, मैथमेटिकल बातें हो गई, इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। क्या मतलब है इसका, अगर कोई कंपनी 100 रुपए का कैश फ्लो कमाती है, हर साल कमाती है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो मुझे 10% कमा करके दे दे। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन। माई एक्सपेक्टेशन मतलब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन। इसमें लेंडर्स भी आ रहे हैं और इसमें ओनर्स भी आ रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर वाले भी आ रहे हैं और डेट इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, दोनों मिला करके। और 2% का मतलब क्या है, ये 2% से मेरा कैश फ्लो हर साल ग्रो करेगा, बिकॉज रियलिस्टिक बात करें। इससे पहले वाले एग्जांपल में रियलिस्टिक बातें नहीं की थी हमने। 100 रुपया हमेशा के लिए 100 रुपया थोड़ी ना रहेगा, कंपनी तो ग्रो करेगी, तो आगे उसके कैश फ्लोज भी ग्रो होने चाहिए। तो अब हम यहां पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि अगर ग्रो होगे तो किस रेट पे ग्रो होगे। हमने एक रेट ले लिया, राइट, 2% ले लिया, तो यहां पे मेरा वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब यहां पे मैं कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं लूंगा, बिकॉज फिर वापस से उसको मिलाने के लिए मेरे को और 200 साल से भी ज्यादा चला जाना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैं एक छोटा नंबर ही ले रहा हूं ताकि मेरा जो वैल्यू है वो सही आ जाए। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ कंपनी। उसके बाद सही आ जाए मतलब ये वैल्यू तो सही है, ये नहीं बोल रहा मैं कि ये गलत है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये इसको मैच करवाने के लिए, अब ये 2% है ना,
तो अभी यहाँ 2% से कैलकुलेशन मैच हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर मान लो 10% ले लूंगा तो शायद ये वापस से राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस आएगा, तो फिर आप 200 साल को आप 500 साल लेना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे छोटा नंबर लेके चल रहा हूँ। ओके, आई गेस आप समझ रहे हैं। अब आते हैं केस 3 में। सर केस 2 भी इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा। केस 2 में क्या हो रहा है, हमने एक फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो लिया 100 और वो हर साल 2% से ग्रो हो रहा है। क्या हमेशा ऐसा होता है क्या, कंपनी हर साल 2% से ग्रो करेगी? जी नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। अब जो केस 3 में होगा आप बोलोगे ये सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। सर इसमें क्या हो रहा है, हम पहले के 5 साल के ग्रोथ रेट अलग अलग ले रहे हैं। सर पहले 100 रुपए का कैश फ्लो आया, फिर वो 10% से ग्रो कर रहा है, फिर 9, 8, 7, मतलब मैंने एक अलग अलग नंबर डाल दिया। आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी ग्रोथ का रेट आप डाल दो, ठीक है। तो अगले 5 साल के हमारे पास कैश फ्लोज आ गए, ठीक है। तो ये आ गए कैश फ्लोज। अब इसके बेसिस पे हम पहले ये देखते हैं कि कंपनी अगले 5 साल तक में जो कमाएगी उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद जो कमाएगी उसको भी फिर हम जोड़ देंगे तो कंपनी की टोटल वैल्यू आ जाएगी। ओके, मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू तो होती है, कंपनी जो भी मुझे कमाएगी, कमा करके देगी, उसको आप डिस्काउंट कर दीजिए आज के डेट पे, वही कंपनी की वैल्यू कहलाती है। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ कंपनी। अब इसी वैल्यू को निकालने के लिए मैं उसको 2 पार्ट में तोड़ रहा हूं। पहले पार्ट में मैं 5 साल को ले रहा हूं बिकॉज ये वो 5 साल है जो मैं एक्सप्लिसिटली फोरकास्ट कर सकता हूं। मतलब जहां तक का फ्यूचर में देख सकता हूं कि हां कंपनी इस तरीके से ग्रो करेगी, बिकॉज आई हैव सम डेटा, आई हैव सम कन्विक्शन, आई हैव सम मार्केट इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे मैं ये सही तरीके से फोरकास्ट कर सकता हूं कि कंपनी की कैश फ्लो में ग्रोथ कितनी रहेगी। लेकिन उसके बियॉन्ड फोरकास्ट करना शायद मेरे बस में नहीं है, बिकॉज आज से 20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। तो वहां पर एक 5%, 2% जो भी आपने ग्रोथ रेट मान ली है वो मान के चलना इज फाइन। तो 5 साल का कम से कम मैं ठीक तरीके से देख सकता हूं, इतनी दूर की फारसाइटेडनेस है अपने पास, इतनी दूरदृष्टि है अपनी कि यहां तक हम फोरकास्ट कर सकते हैं। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं। तो 5 साल का कैश फ्लो आ गया, डिस्काउंट करना है, सीरीज ऑफ कैश फ्लो है, सिंगल कैश फ्लो नहीं है, तो एनपीवी फॉर्मूला यूज करूंगा। डिस्काउंट रेट में 10% और सभी कैश फ्लोज को यहां पे ले लेंगे। एंटर किया, कितना आया 446, मतलब पहले 5 साल को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू आ रही है 446। क्या ये कंपनी की टोटल वैल्यू है? जी नहीं, ये कंपनी की टोटल वैल्यू नहीं है। अभी 5 साल के बाद कंपनी खत्म थोड़ी ना हो रही है, उसके बाद भी तो कंपनी चलते रहेगी इन्फाइनाइट पीरियड तक। तो बाकी का पीरियड को क्या करेंगे, उसको भी यहां पर ला करके जोड़ेंगे। वो जो बाकी का पीरियड बच गया है ना 5 साल के बाद, जितना भी पीरियड बच गया उसको बोला जाएगा टर्मिनल पीरियड। क्या बोला जाएगा? टर्मिनल पीरियड। तो अब टर्मिनल पीरियड का हिसाब किताब करते हैं। टर्मिनल पीरियड को हम अब क्या करेंगे, अब वहां पर देखो मुझे एक ग्रोथ रेट मानना पड़ेगा कि फ्यूचर में कंपनी जो इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगी वहां पर एक सर्टेन रेट से ग्रो करेगी। तो यहां पे मैंने वही 10% ले लिया अपना। डिस्काउंट रेट हमारा 10% ही चला आ रहा है। अच्छा, ये ग्रोथ रेट 2% है, डिस्काउंट रेट 10% है। ओके, अब क्या करते हैं, इन सभी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं। तो ये चीज मैंने यहां पे वर्किंग्स में लिख भी रखा है कि ठीक है, 100 मेरा ईयर 1 पे है, ईयर 5 तक मेरा 139 है, उसके बाद तो यहां तक तो 10987 पे ग्रो किया, और उसके बाद क्या हो रहा है, वो 2% के रेट से ग्रो किए जा रहा है। ठीक है, 2% के रेट से ग्रो किए जा रहा है फॉर 100 साल तक का यहां पे मैंने किया हुआ है। तो मेरा ईयर 6 से कितना कैलकुलेशन आ रहा है, हम यहां पे वो निकालेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं ईयर 6 में मेरा कैश फ्लो कितना है, ईयर 6 में मेरा कैश फ्लो है 141। ईयर 6 में मेरा कैश फ्लो है 141। अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा था कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड माइनस ग्रोथ रेट, वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। ठीक है, वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं। आपको मैन्युअली करना है तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, तो मैं दोनों ही तरीके से आपको दिखा दूंगा। दिस कैश फ्लो डिवाइडेड बाय क्या है, डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। एंटर कर दीजिए, कितना आ रहा है 1767। यही चीज अगर आप मैन्युअली करेंगे तो, ये मैन्युअली आपको बार बार नहीं करना है, ये टेस्ट करने वाली चीज नहीं होती है। जब हम मॉडल में जाएंगे तो मैं ये सब बार बार टेस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ। अभी हम लर्निंग स्टेज में है तो इसलिए मैं आपको ये प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है, जब हम एक्चुअली करेंगे मॉडल्स में तो बस ये किया और काम खत्म। ओके, 10%
ईयर 6 से लेकर के 100 साल तक का डेटा है मेरे पास। ओके, 100 साल तक सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया, तो कितना आ रहा है 1765 आ रहा है। मतलब आप देख रहे हैं क्लोज है। अब लोग सर क्लोज नहीं है और पास आना चाहिए, तो ले लीजिए, फिर ले लीजिए 200 साल का 500 साल का डेटा ले लीजिए, क्लोज आ जाएगा, पूरा एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। ओके, तो वहां तक आ गए। लेकिन एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा, अभी वाला केस और इससे पहले वाले केसेस में एक फर्क है। क्या फर्क है सर? इससे पहले जो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था ना, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड माइनस ग्रोथ रेट, उसमें हमने जो कैश फ्लो लिया था वो कैश फ्लो हमारा डे 1 से शुरू हो रहा था। ये मेरा इनिशियल कैश फ्लो है, ये मेरा ईयर 1 का कैश फ्लो था। तो ईयर 1 के कैश फ्लो को जब मैंने इस तरीके से डिस्काउंट किया ये वाला फॉर्मूला लगा करके, तो मुझे वैल्यू कब की मिली? मुझे वैल्यू मिली एज ऑन डेट, ईयर 0 की वैल्यू मिली। तो ईयर 1 का कैश फ्लो जब इस फॉर्मूला से डिस्काउंट किया जाता है तो मुझे कब की वैल्यू मिलती है? ईयर 0 की। इस बार मैंने कैश फ्लो कौन सा डाला है? इस बार मैंने यहां पे कैश फ्लो कौन सा डाला है? ईयर 1 का डाला है कि ईयर 6 का डाला है? ईयर 6 का डाला है। तो मुझे कब की वैल्यू मिलेगी? ईयर 1 डालते हैं तो ईयर 0 मिलता है, ईयर 6 डालेंगे तो ईयर 5 मिलेगा। कौन सा मिलेगा? ईयर 5। तो ये वैल्यू कब की है? ये जो वैल्यू मिली है ये ईयर 5 की है। तो ईयर 5 और ये कब है? ये है ईयर 0। दोनों जुड़ नहीं सकते, दोनों को ईयर 0 पे लाना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आ रहा? मुझे पता है आपको कहां समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको यहां पे बना करके दिखाता हूं। ईयर 1 से ये ईयर 0 है, ठीक है, ये ईयर 5 है और ये उसके बाद का पीरियड है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला? ईयर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 साल का जो कैश फ्लो है, इन सब का अपन ने क्या किया? टोटल किया और इनको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू पे ले आए। कितना आया? 446। कितना आया? 446। अब इसके बाद के जो सभी कैश फ्लोज हैं यहां से लेकर के पूरा इनफाइनाइट तक, इन सभी को हम डिस्काउंट करके लेकर आए। तो अभी कहां की वैल्यू आई है? ईयर 5 की। कितनी आई है? 1767 आई है। मुझे क्या करना है? इसको भी डिस्काउंट करके ईयर 0 पे लाना पड़ेगा। जब ये ईयर 0 पे आएगा ना, तब इन दोनों को, ये ईयर 1 से लेके 5 और ये ईयर 5 से लेकर के इंफिनिटी, जब इन दोनों को मैं टोटल को ऐड करूंगा तब मुझे टोटल कंपनी की वैल्यू मिलेगी। तब मुझे टोटल कंपनी की वैल्यू मिलेगी कंसिडरिंग ऑल द कैश फ्लोज, ठीक है। तो अभी ये 5 साल का, ईयर 5 तक आया ना, तो इसको अब मैं ईयर 0 पे लेके आऊंगा। तो ईयर 0 पे लाने के लिए क्या करेंगे? पीवी फॉर्मूला, रेट 10%, एन पर 5 साल, फ्यूचर वैल्यू 1767, कितना आ रहा है? 1097। आगे एक माइनस साइन दे देता हूं, कितना आ गया? 109। अब ये 1097 क्या है? ईयर 0 की वैल्यू। अब ये हम यहां पर पहुंच गए। अब इन दोनों को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी कंपनी की? जो पहले 5 साल के कैश फ्लोज थे प्लस जो उसके बाद वाले कैश फ्लोज है, दोनों को ऐड कर दिया। फाइनली व्हाट यू गेट is 1543. Finally what you get is the total value of the company 1543. बताइए ये समझ में आया कि नहीं? इस बार हमने क्या किया? ये हमने एक रियलिस्टिक सिचुएशन लिया है जो हम एक्चुअली डीसीएफ मॉडलिंग में यूज करेंगे कि कंपनी की जो ग्रोथ है उसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया। पहला जो हिस्सा है 5 साल, विच इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, बिकॉज यहां तक मेरी दूरदृष्टि जा रही है, मैं डिटेल में फोरकास्ट कर सकता हूं कि कंपनी कितना कमाएगी। उसके बियॉन्ड मेरा बस नहीं चलता, मैं नहीं देख सकता 50 साल बाद, 100 साल बाद कंपनी कितना कमाएगी। तो वहां पे हम मजबूर हैं अजम्पशन लेने के लिए, वहां पे हम मजबूर है एक लमसम कैलकुलेशन करने के लिए। सर ये 1767 का मतलब क्या होता है? ये 1767 एक लमसम टोटल है ये सभी कैश फ्लोज का, ईयर 6 से लेकर के अप टू इंफिनिटी कंपनी जो भी हर साल कैश फ्लो कमाएगी उसका टोटल डिस्काउंट करने के बाद, तो यहां पर तो देखो बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, बहुत सारे कैश फ्लोज आएंगे। हमने क्या किया? एक लमसम निकाल लिया,
एक लमसम निकाल लिया, मोटा मोटी नंबर निकाल लिया, राइट। तो ये जो नंबर आया ये क्या है, एक मोटा मोटी नंबर है कि भाई मोटा मोटी कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतना कैश फ्लो कमा लेगी, ठीक है। तो उस नंबर के बेसिस पे हमने यहां पे फिर कंपनी की टोटल वैल्यूएशन की है। आ रहा है समझ में? अब ये 1543 हमने कंपनी की वैल्यू निकाल दी। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसका यूज केस क्या है। अगर मुझे आज इस कंपनी को खरीदना है, अगर मुझे आज इस कंपनी को खरीदना है और मैंने अपने हिसाब से ये देखा कि भाई कंपनी अगर इतना इतना कमाती है हर साल, तो कंपनी की वैल्यू मुझे 10% चाहिए इस कंपनी से, तो इस कंपनी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो अब अगर मैं इस कंपनी में 1543 ही अगर एग्जैक्टली इन्वेस्ट कर दूं, अगर मैं एग्जैक्टली 1543 इन्वेस्ट कर दूं और कंपनी मुझे एग्जैक्टली ये रिटर्न्स दे मतलब इतना कैश फ्लो जनरेट करके दे हर साल, तो आप बता सकते हैं मेरी रिटर्न्स क्या होगी। ये कंपनी की फेयर वैल्यू है कि कंपनी का सही भाव ये होना चाहिए। अगर मैंने सही भाव पे ही खरीद लिया और कंपनी ने मेरे को एग्जैक्टली यही कैश फ्लोज दे दिए फ्यूचर में, तो मेरा रिटर्न कितना होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, एक आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए बिफोर यू मूव अहेड, ठीक है। खुद के साथ धोखेबाजी नहीं, किसी भी के साथ भी आप कर सकते हैं, खुद के साथ आप नहीं कर सकते। खुद से बच के कहां जाएंगे, खुद से बच के आप कहीं नहीं जा सकते, राइट। सो करो इसको, सोचिए, और रिकॉर्ड में रखना है तो कमेंट्स में डालिए पहले उसको कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, उसके बाद वीडियो को प्ले करो और आगे देखो, ओके। तो इसका आंसर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। मतलब एज एन इन्वेस्टर मैं यही तो बोल रहा हूं कि मेरा रिटर्न कितना होगा अगर मैंने इस कंपनी में एग्जैक्टली 1543 इन्वेस्ट किया होता तो आईआरआर फॉर्मूला लगा के रिटर्न दिखा देता हूं आपको, राइट। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इसलिए मैंने माइनस दिया है, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इसलिए माइनस किया है, और आगे कैश फ्लोज मिलेंगे, वो मेरे रिटर्न्स है, वो पॉजिटिव है। एग्जैक्टली 10% आया, एग्जैक्टली 10%। क्यों आया एग्जैक्टली 10%? बिकॉज मैंने सभी कैश फ्लोज को डिस्काउंट ही किया है 10% पे। मेरी अपेक्षा के हिसाब से तो मैंने कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके लाया था, तो अगर एग्जैक्टली उतना ही मिलता है तो 10% ही तो कमाया ना। यस, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का गेम है, ये आपको समझना है। सर ये क्या हो रहा है यहां पे, राइट। ये चीज अगर आप समझ गए ना, तो आपने एक ऐसे लेवल पे आप आ गए हैं जहां पर आप एनालिसिस करने के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं। आप कंपनी में घुस के उनको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको वैल्यू प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, इसका और कोई भी तरीका नहीं है आज के डेट में जॉब पाने का। मैं 1 मिनट का ऑफ ट्रैक जा रहा हूं, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज नो अदर वे टुडे टू गेट इनटू अ कंपनी और एटलीस्ट सर्वाइव इन अ कंपनी, इवन इफ यू गेट इट बाय एनी मीन्स। कि भाई मैंने अपनी कोई फैंसी डिग्री दिखा करके जॉब ले भी ली, तो भी उस रोल में आप अच्छे तरीके से फिट हो पाए, सर्वाइव कर पाए, ये भी तो आपके लिए जरूरी है ना। वो चीज नहीं हो पाएगी until and unless you are able to deliver the value that is expected out of you, right? जैसे जैसे चलो 1 साल निकाल भी दिया, आप जाओगे अप्रेजल में, आप बोलोगे भाई मुझे अब थोड़ा बोनस दो, थोड़ा सा सैलरी बढ़ाओ, सो एंड सो, तो कंपनी बोलेगी कि अगर आपने बस यही किया है कि 8 घंटे आए हो और जितना आपसे बोला गया था आपने बस उतना ही किया है, तो फिर उसके लिए तो मैंने आपको सैलरी दे दिया ना, तो बोनस वोनस क्या मांग रहे हो, राइट? अगर आपने मुझे कुछ बढ़ के दिया होता, कुछ उससे एक्सपेक्टेशन से बढ़ के दिया होता, तब मैं आपकी सैलरी बढ़ा रहा होता कि भाई ये आदमी ज्यादा काम करे, इसको तो ज्यादा वैल्यू करो, राइट? तब मिलती है इंक्रीमेंट, राइट? सो यू हैव टू बी दैट मैग्नेट फॉर योर सेल्फ। एंड लेट मी टेल यू, कोई भी हो, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, इफ यू आर अ फीमेल, यू आर born with value, right? Now you just want to know that आपको एक डिग्निटी वाली लाइफ जीनी है, इसलिए आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करने वाला इंसान बनना है, ओके? फॉर बॉयज यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू आर born with no value, right?
हो सकता है आज भी इंडिया में से कई जगहों पर होता है, वी कैन नॉट डिनाई दिस दैट जब एक मेल इज बॉर्न फैमिली वुड बी वेरी हैप्पी, बट आपकी वैल्यू ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं. आप पास आउट कर रहे हैं, आई थिंक यू वुड बी नोइंग दिस, आप कॉलेज पास आउट करने वाले हैं, कर चुके हैं, तो ऑलरेडी आप पे वो प्रेशर बिल्डअप होने लग गया है. अगर आप नहीं उस जोन में है कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आप बहुत अच्छे काम की तरफ जा रहे हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि आपकी वैल्यू में क्या डिग्रेडेशन आया है. राइट, आपको रोज आप 9 बजे उठ रहे हो, राइट, आपको डांट पड़ती होगी, राइट, उठ जा, कुछ तो कर ले, कुछ तो पढ़ ले, राइट, कुछ तो काम कर, राइट, इस तरीके का. और वहीं जब आप काम कर रहे हैं, आप घर पे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आप 10 बजे उठो ना, आप 10 बजे उठो, कौन बोलेगा आपको? कुछ नहीं बोलेगा. तभी आपसे यही कहा जाए, आप 10 बजे उठ रहे हैं ना, आपसे यही कहा जाएगा बेटा खाना ठंडा हो रहा है, उठ जा खा ले, राइट. कोई आपसे कुछ नहीं कहने वाला. सो पैसा तो कमाना पड़ेगा बॉस, पैसा कमाना पड़ेगा, किसी भी हद पे जाके कमाना पड़ेगा, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है. इफ यू डोंट वांट टू लीड अ मिजरेबल लाइफ, वेदर यू आर अ गर्ल और वेदर यू आर अ बॉय, इफ यू वांट अ लाइफ विद डिग्निटी एज अ गर्ल ऑल्सो यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट. आप आगे चलकर कमाओ या ना कमाओ, केपेबल बनना आपको पड़ेगा, राइट. एंड फॉर बॉयज यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू बिल्ड योर ओन वैल्यू. खुद की वैल्यू आपको बिल्ड करनी पड़ेगी. ओके, सो कंपनीज में वैल्यू देंगे तो वैल्यू मिलेगी. ठीक है, आता हूं वापस से. आज हम देखिए वैल्यूएशन की बातें कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन की बातें, वैल्यूएशन सिर्फ कंपनी की नहीं होती है, वैल्यूएशन खुद की भी होती है. मैंने अभी जो आपको बताया, कंपनी फ्यूचर में जो कमा के देगी आज उसकी वही वर्थ है, वही आपकी वर्थ है. आप जो सामने वाले को दोगे आने वाले टाइम में, चाहे जॉब में रह करके दो, किसी प्रोफेशन में रह करके दो, किसी प्रोजेक्ट में, कोई कॉन्ट्रैक्ट में हो, कोई फ्रीलांसिंग में हो, किसी भी चीज में आप हैं, आप जो सामने वाले को वैल्यू दोगे वही आपको डिस्काउंट करके आज की डेट में मिलेगा. राइट, सो यू हैव टू मेक दैट प्रोजेक्शन वेरी गुड फॉर यू कि भाई मेरे फ्यूचर के जो कैश फ्लोज मैं सामने वाले को दूंगा वो बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, ये जो मेरा ग्रोथ रेट है ना ये बहुत ही अच्छा है, बिकॉज मैं खुद को कंपाउंड कर रहा हूं, तो मेरे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा है. तो उसी की डिस्काउंटेड वैल्यू आपको आज मिलने वाली है. सामने वाला जो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उस हिसाब से वो आपको डिस्काउंट करके आपको आज की वैल्यू देने वाला. तो अगर आपको चाहिए आज मेरे पास एक 10 लाख का पैकेज होना चाहिए, मेरे पास एक 20 लाख का पैकेज होना चाहिए, तो आपको वो ग्रोथ रेट, वो कैश फ्लो सामने वाले को दिखाने पड़ेंगे कि भाई दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू. ये मैं अगर करके दे सकता हूं तभी वो ये वैल्यू निकाल पाएगा आपके लिए. राइट, तो ये वैल्यू ही अगर कम होगी, आपके फ्यूचर कैश फ्लोज ही उसको कम दिख रहे होंगे कि ये फ्यूचर में मेरे को कुछ नहीं करके देने वाला, इससे मैं कुछ नहीं निकाल पाऊंगा, इससे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, तो आपको आज कम ही सैलरी देगा. वो आप बोलते रह जाओ भाई मैं 50,000 का आदमी हूं, मैं 1 लाख का आदमी हूं, वो बोलेगा मेरे लिए तो तू 25,000 का ही है. राइट, सो योर वैल्यू लाइज इन योर हैंड्स, वी हैव टू बिल्ड आवर ओन वैल्यू. ओके, सो दैट्स द थीम फॉर टुडेज डिस्कशन कि भैया वैल्यूएशन होता क्या है. सो यही चीज हम कंपनियों के लिए भी कर रहे हैं कि जो कंपनी मुझे फ्यूचर में ज्यादा कैश फ्लोस कमा करके देगी, जो कंपनी मुझे ज्यादा FCFF कमा करके देगी फ्यूचर में, उसी कंपनी को मैं अपनी एक्सपेक्टेशन, मैं इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिस्काउंट करूंगा और आज की वैल्यू में लेकर के आऊंगा और ये देखूंगा कि इस कंपनी की आज वर्थ कितनी होनी चाहिए. ठीक है, यही होता है वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट. तो मैं इसको क्विकली एक बार समराइज कर दूं आपको. इसके लिए मैंने TVM का कॉन्सेप्ट सिखाया कि वैल्यूएशन मतलब डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं. ठीक है, फिर हमने ये समझा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, हर्डल रेट होता है जो मिनिमम इन्वेस्टर्स को चाहिए ही चाहिए, आपको अपने बिजनेस से मिनिमम इतना निकालना ही पड़ेगा. FCFF हमने समझा वो कैश फ्लो जो कंपनी जनरेट करेगी विच इज मेंट फॉर द इन्वेस्टर्स, विच इज फ्री फॉर यू टू डिसाइड कि आपको क्या करना है उस पैसे का. राइट, एंड देन फाइनली कि इस FCFF और डिस्काउंट रेट दोनों को मिला करके फाइनली कंपनी का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है. आज की क्लास को बिल्कुल गहराई में जाकर के
प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, बिकॉज जब हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे डीसीएफ मॉडलिंग का, वहां पर इन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज करने वाले हैं. इनफैक्ट ऑल द लेक्चर्स दैट वी हैव डन टिल नाउ विल बी यूज्ड इन द मॉडलिंग लेक्चर्स इन द फ्यूचर. ओके, तो आने वाले सेशन में हम डीसीएफ मॉडलिंग करेंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडलिंग करेंगे, एमएनए मॉडलिंग करेंगे, एलबीओ मॉडलिंग करेंगे, स्टार्टअप मॉडलिंग करेंगे. ये सारे मॉडल्स हम बनाने वाले हैं. ओके, तो वहां पर मैं ये एक्सक्यूज नहीं ले पाऊंगा कि सर मैंने ये चीज़ नहीं सीखी या ये चीज़ मैंने नहीं देखी. ओके, सो प्लीज़ टेक दिस सीरियसली एंड मिलते हैं फिर अगले सेशन में. आज का सेशन यहीं तक था. आई बिलीव आपको वैल्यूएशन के ऊपर एक रॉबस्ट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि कंपनी कैसे वैल्यू की जाती है. ऑलराइट, बाकी इस पर मैं एक रियल लाइफ कंपनी का एग्जांपल लेकर के जब आपको आने वाले सेशन में दिखाऊंगा, तब आपको इसका एक सही पूरा कंप्लीट रूप समझ में आएगा कि अच्छा सर जो बोल रहे थे पिछली क्लास में, वो सही मायने में किसी कंपनी में कैसे अप्लाई किया जाता है. राइट, तो उसके लिए अभी आपको एक सेशन 2 सेशन का और वेट करना पड़ेगा. उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले सेशन में. बाय बाय.